मुगल साम्राज्य, ये नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ शानदार इमारतें और महल आते हैं, है ना? चलिए शुरू करते हैं। जरा इस चौंकाने वाले नंबर पर गौर करते हैं। 24.5%। सन 1750 तक पूरी दुनिया में जितना भी औद्योगिक विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसका लगभग एक चौथाई हिस्सा अकेले भारत में पैदा होता था। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसा आर्थिक पैमाना था जिसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। अब ये तथ्य एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक सवाल खड़ा करता है। आखिर मध्य एशिया से आए एक घुमंतु तुर्को मंगोल वंश ने इतना विशाल और बेमिसाल आर्थिक ढांचा कैसे तैयार कर लिया? ये एक बहुत बड़ी पहेली है कि कैसे उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी आर्थिक गूंज पूरे यूरोप तक सुनाई देती थी। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इस साम्राज्य की पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। बारूद के विजेता, एक आर्थिक महाशक्ति का निर्माण, दुनिया का कारखाना, एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग और अंत में उनका पतन और स्थायी विरासत। भाग 1, बारूद के विजेता। हमारी कहानी की शुरुआत सीधे युद्ध के मैदान से होती है। अगर हम इस साम्राज्य के विस्तार को देखें तो ये बेहद तेज था। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर की पहली जीत से नींव पड़ी। फिर 1556 में अकबर की गद्दी पर बैठने से साम्राज्य को स्थिरता मिली और 1707 आते आते औरंगजेब के दौर में इसने अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा को छू लिया। लेकिन जरा सोचिए, ये विजय सिर्फ सैनिकों की गिनती से नहीं मिली थी। बाबर के पास सैनिक कम थे, फिर भी उसने दिल्ली सल्तनत की एक विशाल सेना को चकनाचूर कर दिया। इसका राज क्या था? नई तकनीक, माचिस वाली बंदूकें, तोपें और उस्मानी वैडन सेंटर फॉर्मेशन। यहाँ नई सैन्य तकनीक और बारूद के इस्तेमाल ने भारी संख्या बल को पूरी तरह से मात दे दी थी। भाग 2, एक आर्थिक महाशक्ति का निर्माण। सिर्फ युद्ध जीतने से कोई भी महाशक्ति नहीं बन जाता। असली जादू हुआ था बड़े प्रशासनिक सुधारों से। सम्राट अकबर के समय जब्त नाम की एक नई भू राजस्व प्रणाली लागू की गई। ये सच में क्रांतिकारी कदम था। इसने पुराने नजराने या ट्रिब्यूट सिस्टम को खत्म कर दिया और किसानों से नकद टैक्स मांगा जाने लगा। इससे कपास और इंडिगो जैसी नकदी फसलों को जबरदस्त बढ़ावा मिला और उच्च शुद्धता वाले चांदी के रुपया ने आम किसान को सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। अब इन लेबर फोर्स के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इसमें सबसे कमाल की बात है, ये 18% का द्वितीयक यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यकीन मानिए, ये 18% का आंकड़ा 20वीं सदी की शुरुआत के ब्रिटिश भारत से भी ज्यादा था। ये साफ दिखाता है कि मुगल अर्थव्यवस्था उस समय कितनी एडवांस्ड थी। भाग 3, दुनिया का कारखाना। इन मजबूत आर्थिक नीतियों ने साम्राज्य को ग्लोबल ट्रेड का धड़कता हुआ दिल बना दिया। इतिहासकार इसे प्रोटो औद्योगिकरण कहते हैं, मतलब औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले का वो दौर जब ग्रामीण मैन्युफैक्चरिंग में अचानक भारी उछाल आया था। यहाँ से मलमल, रेशम और मसालों का इतना बड़ा निर्यात होता था कि इसके बिना यूरोपीय बाजारों और वहाँ के फैशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस भयंकर आर्थिक उछाल का असर समाज पर पड़ना ही था। सन 1600 के आसपास के इस डेटा को देखिए। मुगल भारत असल में अपने समकालीन यूरोप की तुलना में कहीं अधिक शहरीकृत था। 15% शहरी आबादी। ये प्रतिशत तो 19वीं सदी के अंत के ब्रिटिश भारत के 9% से भी ज्यादा है ना हैरान करने वाली बात? और इस पूरी अर्थव्यवस्था का असली क्राउन ज्वेल था बंगाल सूबा। ये सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं बल्कि एक बेहद उन्नत जहाज निर्माण उद्योग का विशाल हब था। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बंगाल में सालाना 2,22,000 टन से ज्यादा के जहाज बनते थे, जबकि उस समय उत्तरी अमेरिका के सभी 19 उपनिवेशों को मिलाकर भी सिर्फ 23,000 टन का ही निर्माण हो पाता था। ये स्केल सच में अविश्वसनीय है। भाग 4, एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग। इतने विशाल धन और आर्थिक समृद्धि ने मानव इतिहास में वास्तुकला के सबसे शानदार दौर को जन्म दिया। शाही खजाने के पैसे से पूरे दक्षिण एशिया में ऐसे कई स्मारक बने जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आगरा का किला, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, इन सब में ईरानी, मध्य एशियाई और भारतीय वास्तुकला का एक बहुत ही परफेक्ट और खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है। और इस वास्तुकला के स्वर्ण युग के बिल्कुल शिखर पर मौजूद है ताजमहल। शाहजहां के दौर में बने इसके शानदार गुंबद और पॉलिश किए गए सफेद संगमरमर की खूबसूरती ही ऐसी है कि यूनेस्को ने इसे भारत में मुस्लिम कला का गहना और पूरी दुनिया की एक बेहतरीन कृति माना है।
पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये असर सिर्फ शानदार इमारतों तक सीमित नहीं था। इस साम्राज्य ने एक बहुत गहरे सांस्कृतिक तालमेल को बढ़ावा दिया। जब दरबार की आधिकारिक फारसी भाषा का मेल यहाँ की स्वदेशी पुरानी हिंदी बोलियों के साथ हुआ तो हिंदुस्तानी भाषा का जन्म हुआ। एक ऐसी भाषा जिसे आज भी एक बहुत बड़ी आबादी बोलती और समझती है। भाग 5, पतन और स्थायी विरासत। हर साम्राज्य का एक अंत होता है और हमेशा अजय रहने का ये मुगल भ्रम सम्राट औरंगजेब के जटिल शासनकाल के बाद टूटने लगा। इतिहासकार उनके दौर को बहुत निष्पक्षता से देखते हैं। एक तरफ उनके लंबे युद्धों और जजिया कर जैसी सख्त धार्मिक नीतियों ने समाज पर भारी तनाव डाला, लेकिन साथ ही ये भी एक तथ्य है कि उसी दौरान शाही नौकरशाही के ऊंचे पदों पर रिकॉर्ड संख्या में स्थानीय लोगों और विशेषकर हिंदुओं को नियुक्त किया गया था। ये काफी पेचीदा दौर था। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य रातों रात नहीं गिरा। 1857 में अंग्रेजों के पूरी तरह कब्जा करने से बहुत पहले ही इसकी जड़ें कमजोर हो चुकी थी। दक्कन के युद्धों ने खजाना खाली कर दिया था। गद्दी के लिए होने वाले हिंसक झगड़ों, मराठा आक्रमणों और क्षेत्रीय बगावतों ने इस साम्राज्य को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर दिया था। इस पूरे सफर को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज जब हम मुगलई खानपान का स्वाद लेते हैं, अपनी रोजमर्रा की हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं या उन अमर इमारतों को देखते हैं, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। राजनीतिक सत्ता और साम्राज्य का पतन तो हो गया, लेकिन अपनी इस अमिट संस्कृति के जरिए क्या ये साम्राज्य आज भी हमारे बीच जिंदा नहीं है?